नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य निर्णयों के प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल देख रहे थे, यानी मॉडल पेपर उसका देख रहे थे। तो उसमें इस श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम उसी प्रकार से अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जो व्याख्यात्मक हल है, यानी उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न और अति संभावित प्रश्न, यानी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका आपको जो है एक आइडिया भी हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि आप सभी जो है हमारे डेमो टेस्ट की पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। अगर आपको अभी तक वो नहीं प्राप्त हुई है तो आप 9506742546 पर व्हाट्सएप के माध्यम से या सीधे कॉल के माध्यम से बात करके ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिकोड एग्ज़ाम का जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके वहाँ से भी जो है ये टेस्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन अटैम्प्ट कर पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। जो हमारी टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है इसको हम टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स कहते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से यानी प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको हर प्रश्न का व्याख्यात्मक हल उसके नीचे व्याख्या में लिखे हुए नोट्स के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो इसमें दो तरीके के फ़ायदे हैं। एक तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज प्राप्त होगी और उनसे रिलेटेड जो है नोट्स जो है आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो कुल 11 फुल टेस्ट हैं, उसके अलावा 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। इसके अलावा भी समय समय पर जो चैनल पे पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल्स और एक्स्ट्रा जो है मटेरियल आपको दिया जाएगा। और आपकी कोई भी समस्या हो इस परीक्षा को लेके, कोई भी शंका हो, उसका निराकरण भी आपका इसी नंबर पर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम में समय है, अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी टेस्ट को ज्वाइन कर लें। हर हफ्ते एक टेस्ट अभी शेड्यूल किया गया है और आपको पर्याप्त समय मिलेगा पूरा टेस्ट की पीडीएफ को पढ़ने का और उसे याद करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। पहला प्रश्न देखते हैं, किस विवाह संबंध में एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस नामक रोग होने की संभावना रहती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है ये एक रक्त विकार संबंधी यानी ब्लड की जो है समस्या के कारण होने वाला रोग है, जिसके कारण जो है बच्चे में ये रोग होता है और बच्चा जो है मर जाता है। तो अगर RH पॉजिटिव पिता है यानी पुरुष RH पॉजिटिव है और स्त्री जो है RH निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसका जो है 2 कारण होते हैं, एक तो RH फैक्टर की असंगति और ABO की असंगति। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग जो है शिशुओं में जन्म के पहले ही गर्भावस्था में हो जाता है। इससे प्रभावित शिशुओं की गर्भावस्था में ही या जन्म के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु सदैव RH पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे होते हैं उनका जो है क्या होता है, तो वो RH पॉजिटिव होते हैं। इस रोग की संभावना ऐसे शिशुओं में होती है जिनके पिता RH पॉजिटिव हों और माता जो है RH निगेटिव होती हैं। ये गुण पिता से आनुवांशिक रूप से मिलता है। RH फैक्टर की जो असंगति होती है, जब एक RH निगेटिव माँ एक RH पॉजिटिव पिता द्वारा गर्भवती होती है, परिणाम में एक RH पॉजिटिव बच्चा हो सकता है और इस तरह के मामले में अपने बच्चे के RH एंटीजन ही Y एंटीजन के रूप में माना जाएगा। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जो है Y पदार्थ होते हैं जिसके खिलाफ शरीर में प्रतिक्रिया होती है और एंटीबॉडी इसका निर्माण होता है। तो ये RH एंटीजन को ही शरीर जो है एक Y एंटीजन मानने लगता है। और जिस तरह से वायरस बैक्टीरिया माना जाता है, अगर महिला पहले बच्चे की मां बनने वाली है तो RH असंगति के रूप में ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। यानी पहला बच्चा जो है स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन जब RH पॉजिटिव बच्चा पैदा होता है तो माँ का शरीर RH फैक्टर के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ को पैदा कर देता है। और यदि पुनः वही महिला कभी भी एक RH पॉजिटिव बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो ये एंटीबॉडी जो है रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स पर हमला कर देंगे और दूसरे बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। यानी पहला बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और दूसरा बच्चा जो है मर जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2018 रिपोर्ट, जिसको क्या कहते हैं, टाइगर सेंसस भी कहते हैं, जो हर 4 साल पे जो है कराई जाती है। तो टाइगर स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट में के बारे में हमको ये सारे कथनों को चेक करना है कि ये सही हैं कि गलत हैं। तो भारत में सर्वाधिक बाघ क्रमशः मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, बुक्सा, डंपा और पलामू ये टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं पाए गए हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। भारत में बाघों की कुल संख्या का अनुमान कितना है, 2967 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये संख्या भी है, आपको याद रखना कि वास्तव में भारत में इस जो है टाइगर सेंसस के द्वारा जो अनुमान बताया गया है वो 2967 यानी 2967 बाघ जो है मौजूद है। और पहला कथन, भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, ये गलत है। क्यों गलत है इसको हम आगे देखते हैं। तो 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है जिसकी संख्या 526 है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड और जो महाराष्ट्र प्रश्न में दिया गया था वो चौथे नंबर पर है। और उसके बाद तमिलनाडु 5वें नंबर पे है जहां पर 264 बाघ हैं। 2014 में बाघों की संख्या के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर था। सबसे ज़्यादा जो है 2014 में कर्नाटक में थे, लेकिन 2018 में अब मध्य प्रदेश टॉप पे आ गया है। इसके बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का स्थान था। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2014 की बाघ गणना की तुलना में इस बार बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 33% की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है जहाँ पर 71%, उसके बाद महाराष्ट्र में 64% का जो है वृद्धि दर्ज की गई है। बुक्सा जो पश्चिम बंगाल में है, ये सभी टाइगर रिजर्व के नाम है। डंपा मिजोरम में और पलामू झारखंड में, इन सभी टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं इस बार पाए गए हैं। अगला प्रश्न, सोमपेन ये एक जनजाति है और ये कहाँ का जो है असुरक्षित आदिवासी समूह है। तो आदिवासी को जो है हम इनसिक्योर या वर्नेबल भी कहते हैं, यानी जो आसानी से समाप्त हो सके। तो सोमपेन जो जनजाति है यह आदिवासी समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और ओंगी तथा जारवा ये भी जो है अंडमान निकोबार समूह की ही जनजातियां हैं। अब विभिन्न प्रदेश और उनमें कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इस तरह के प्रश्न मिलान में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम भील की बात करते हैं। भील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इसी प्रकार से गोंड जो है ये गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। संथाल के बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है। बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। मीणा जनजाति राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी कुछ प्रतिशत इसका पाया जाता है। खोंद ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जनजाति है। मुंडा क्वेश्चन आ चुका है पहले, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में। नैकड़ा ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली में पाई जाने वाली जनजाति है। उरांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जो जनजाति जो है एक खास क्षेत्र में ही सीमित है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुगेलिस जनजाति ये कहाँ पर है, केवल और केवल आंध्र प्रदेश में पाई जा रही है। नागा के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागा से ही नागालैंड का नाम भी पड़ा है, तो नागालैंड में पाई जाती है। बोरो केवल असम में पाई जाती है। कोली महादेव जनजाति या महाराष्ट्र में। खासी जिसके नाम पे खासी जो है गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स हैं, तो ये असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाने वाली जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कोल विद्रोह के बारे में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है। फिर वर्ली जनजाति गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन दीव, दादर नगर हवेली में पाई जाती है। कोंकण ये जैसा कि कोंकण तट नाम दिया जाता है, तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दादर नगर हवेली में। कंवर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाने।
हो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। फिर कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। भूमिज ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जनजाति है। गारो, जिस तरह से खासी हमने बात की थी, उसी तरह से नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में गारो जनजातियाँ पाई जाती हैं। कोया जनजाति उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। लुसाई और एनिमिजो, यह इसी का दूसरा नाम है, ये असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। हल्बा जनजाति ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में। धरुआ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। फिर दुबला जनजाति ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली में। मिरी या मिसिंग ये जनजाति असम में और अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरी जनजाति जो है, जो त्रिपुरा से ही संबंधित है केवल। राठवा जनजाति गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। सहरिया पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है, यानी हिमालय की पंजाब श्रेणी में है। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में ये दर्रा आवागमन के लिए बंद होता है क्योंकि बर्फबारी के कारण ये बंद हो जाता है। अब भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, किसको जोड़ते हैं, कहाँ पर स्थित हैं, इससे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम दर्रे की। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। तो आज की डेट में तो लद्दाख जो है खुद ही स्वतंत्र जो है एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। तो लद्दाख क्षेत्र की काराकोरम श्रेणियों में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, इसकी हमने बात ही की। और ये जास्कर श्रेणी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये श्रीनगर से लेह जाने के मार्ग यहीं से गुजरता है। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। सिपकीला दर्रा ये दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। फिर रोहतांग दर्रे की बात करें तो हिमाचल में पीर पंजाल श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4512 मीटर है और मंडी से लेह जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं माना दर्रा उत्तराखंड में है, कुआंव श्रेणी में पूछा जा चुका है और इसी से होकर जो है भारत से लोग मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में है और यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में है और भारत और चीन के बीच युद्ध में यह अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चा में रहा। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। जेलेपला दर्रा ये दर्रा सिक्किम राज्य में है और भूटान जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, यानी अगर भारत से भूटान जाना हो तो जेलेपला दर्रा से जाना पड़ेगा। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और बोमडिला से तवांग होकर तिब्बत पहुंचने का रास्ता यहाँ से होता है। यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और इस दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग खुलता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये थाल घाट ये महाराष्ट्र में है और यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। फिर इसी तरह से भोरघाट दर्रा ये दर्रा महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट की श्रेणियों में, और पुणे से होकर बेलगांव का जो रेल मार्ग है वो इसी सड़क दर्रे से गुजरता है। पालघाट दर्रा तो ये दर्रा केरल राज्य के मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मेसेंट्री एक ये नया मानव अंग खोजा गया है उसके बारे में है। तो ये मानव अंग शरीर में खोजा गया एक अंग है।
बिल्कुल सही कथन है। ये अंग मानव के पाचन तंत्र में स्थित है, ये भी सही कथन है। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अब मेसेंट्री के बारे में और जानकारी देखते हैं। मेसेंट्री की खोज के बाद मानव शरीर में अंगों की संख्या कितनी हो गई है? 79 हो गई है। आयरलैंड की लाइमरिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे केविन कॉफरी ने इस अंग की खोज की है। कॉफरी ने इस अंग की खोज 2012 में ही कर ली थी, लेकिन उस समय इसे पेट, आंत, स्प्लीन और पैनक्रियाज को जोड़ने वाला अलग अलग भाग माना जाता था। अतः काफरी और उनकी टीम ने कई वर्षों तक मेसेंट्री का अध्ययन किया। अंततः काफरी ने अपने अध्ययन में पाया कि एक निरंतर और संपूर्ण अंग है, यानी ये अपने आप में एक अलग अंग है। मेसेंट्री के पुनर्वर्गीकरण के निष्कर्ष को लैसेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी नामक एक शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आइसोबाथ, ये जो है एक रेखा है। आइसोबाथ किस तरह की जो है राशि को ये व्यक्त करती है? तो आइसोबाथ जो है क्या व्यक्त करती है? ये गहराई को व्यक्त करती है। मानचित्र पर खींचे जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को एक साथ मिलाकर खींची जाती है उसे समगंभीरता रेखा या आइसोबाथ लाइन कहते हैं। अब इस तरह की बहुत सी जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक समान जो है किसी भी माप को दिखाती हैं, तो उनको हम देखते हैं, जिनको आइसो लाइन्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार रेखा जो है एक समान वायुदाब यानी एक समान जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को व्यक्त करती है कि किन किन स्थानों पर एक समान वायुदाब है। समदिक्पातिक रेखा मानचित्र पर ऐसे स्थानों को प्रदर्शित करती है जहां पर एक समान चुंबकीय विचलन होता है। कंटूर लाइन आप जानते ही होंगे, समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। फिर समुद्र तल के अंदर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को आइसोहाइप रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समुद्र तल के अंदर गहराई वाले क्षेत्रों को यानी समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। आइसोनिफ, ये समान हिमपात यानी जहाँ पर एक समान जो है स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे स्थानों को अगर जोड़ा जाए काल्पनिक रेखा के माध्यम से तो उसको हम आइसोनिफ कहेंगे। इसी प्रकार आइसोहेल रेखा, ये समान सूर्य ताप वाले स्थानों को समान जनघनत्व वाले यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर समान हो, अगर उनको मिलाने के लिए मानचित्र पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसको हम आइसोपिनिक कहते हैं। फिर अगला देखते हैं आइसोग्लास रेखा, ये समान भाषा वाले यानी एक समान लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है ऐसे स्थानों को जोड़ने वाली रेखा हो गई। फिर भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। फिर एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को दिखाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहते हैं। आइसोब्रांट रेखा क्या है? एक समय पर तूफान आने वाले स्थानों को दिखाने वाली या दर्शाने वाली काल्पनिक मानचित्र रेखा। एक समान तापमान वाले स्थानों को दिखाने वाली रेखा आइसोथर्म होती है। आइसोहाइट, ये समान वर्षा वाले स्थानों को दिखाने वाली रेखा होती है। फिर समान मेघाच्छन्नता यानी जो है बादल एक ही समान जो है क्लाउडनेस हो वहाँ पर, तो इसको आइसोनेफ कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आइसोनेफ और आइसोनिफ ये दो जो है टर्म हैं जो बहुत कॉमन मिलते हुए हैं, लेकिन आइसोनिफ अगर है तो वो हिमपात के लिए यूज़ की जाती है और आइसोनेफ जो होता है ये बादलों के लिए यूज़ होता है। फिर सागरों और महासागरों की लवणीयता यानी जो इसकी सैलिनिटी है उसको मानचित्र पर दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट में नहीं आता है? तो कोलकाता इसमें आता है, मुंबई इसमें आता है, नई दिल्ली भी आता है, लेकिन चंडीगढ़ जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग परियोजना है उसको जो है नहीं जोड़ता है। तो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्गों से है। इसके अंतर्गत देश के 4 महानगर कौन से? कोलकाता जो कि पूर्व में है, मुंबई पश्चिम में, नई दिल्ली उत्तर में और चेन्नई दक्षिण में है। इन चारों को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई भी एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 5846 किलोमीटर है। और 1995 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन चारों
महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्ग के नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई थी। ये योजना 1999 में पहले बनकर तैयार हुई। उसका जब योजना बन गई तो 2001 में आधिकारिक रूप से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2012 में जाकर ये योजना पूरी हुई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल 5,846 किलोमीटर है और इसके निर्माण में लगभग 6 खरब रुपए का खर्च आया है। ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है सड़क परियोजनाओं में से है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग परियोजना के बारे में विभिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूट 1 कौन सा है, इस पे कौन कौन से शहर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो थोड़ा इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, दिल्ली से कोलकाता और इसकी कुल लंबाई 1454 किलोमीटर है। भाग 2 कोलकाता से चेन्नई जिसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है। भाग 3 जो है इसका चेन्नई से मुंबई जिसकी कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है और अंतिम और चौथा भाग ये मुंबई से दिल्ली के बीच में है। इसकी लंबाई 1419 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि 13 राज्य जो है लगभग इसमें आते हैं। ये राजमार्ग दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अब जो प्रमुख नगर हैं कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये तो महानगर हैं। इसके अलावा जो है कई बंदरगाह और शहरों को जोड़ता है जैसे भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और बेंगलुरु। ये सभी जो है प्रमुख शहर हैं जो इस पर जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संबंधित राज्य दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जनजाति को हमको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, लेप्चा पाई जाती है। मेघालय में अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में जो है कुकी जनजाति पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश में अपतानी या आपातानी जो है जनजाति पाई जाती है। तो सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी है, लेप्चा है। मेघालय की जो है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर ये सभी यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं तो ये यहाँ की जनजातियाँ इसी नाम पे। मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ कुकी, मैटी, नागा, आगामी हैं और अरुणाचल प्रदेश की अपतानी, मिसमी, मोपा ये सभी जो है प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमको। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ध्वनि तरंगे जो है बिना किसी माध्यम के संचरण नहीं कर सकती हैं। फिर अगला कथन, चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कथन सही हो गया। अब इसके बारे में डिटेलिंग देखते हैं, ध्वनि की चाल से बातें करते हैं। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। वायुमंडल एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा के धरातल पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। इसी कारण चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक और ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एक क्रम पूछा गया है। गैस में सबसे कम, द्रवों में इससे अधिक और ठोस माध्यम में सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है, जो आदर्श परिस्थिति वो 343 मीटर पर सेकेंड, जल में 1484 मीटर पर सेकेंड और सबसे कठोर 200 शुष्क हीरे में 1200 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी 200 कैरेट के शुष्क हीरे में 1200 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्था अधिक होता है उसमें ध्वनि की अधिक गति होती है। अब ध्वनि की तीव्रता के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ध्वनि की तीव्रता को हम जानते हैं कि डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल का जितना स्तर ऊंचा होगा उतना ही ध्वनि और तीव्र होगी। तो जो सामान्य रूप से हम सांस लेते हैं उसकी हमको खुद ही अपनी ध्वनि सुनाई पड़ती है, बहुत हल्की होती है, उसको लगभग 10 डेसिबल हम मानते हैं। फुसफुसाहट जो है ये 30 डेसिबल की होती है। अगर बहुत नॉर्मल बातचीत एक दूसरे से हो रही है, सामान्य बातचीत, ये पूछा भी जा चुका है, 50 से 65 डेसिबल तक। ट्रैफिक में जो शोर होता है वो लगभग
180 डेसिबल होता है। ट्रेन की आवाज़ 100 डेसिबल तक होती है। आर्केस्ट्रा में 110 डेसिबल। रॉक कंसर्न जो उसमें उससे भी बड़ा जो है आयोजन है उसमें लगभग 110 डेसिबल होती है। जेट वायुयान जो बहुत तेज़ी से जो है चलते हैं और उनसे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, उनकी 130 डेसिबल होती है। फिर पटाखों का जो शोर होता है वो 145 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है उसकी। और रॉकेट लॉन्च जो है सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है, 180 डेसिबल की वहाँ पर तीव्रता होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निमिलता यानी क्लिस्टोगैमी, ये जो है बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो इससे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। तो क्लिस्टोगैमी है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो कभी नहीं खिलते हैं, निम्नलिखित पुष्प की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं को हम निम्नलिखित पुष्प कहते हैं जो कभी भी नहीं खिलते हैं। इनमें बंद अवस्था में ही परागकोश यानी एंथर फट जाता है और परागकण यानी पॉलन पुष्प के स्टिग्मा पर बिखर जाता है, जिससे स्वपरागण हो जाता है। यानी एक ही पुष्प के अंदर जो है मेल फीमेल दोनों ही चीज़ें पाई जा रही हैं पार्ट, तो अंदर ही अंदर इनमें जो है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ये किसमें होता है? गेहूँ, मूंगफली आदि फसल इसके उदाहरण है। अब पर परागण क्या होता है, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये वायु, कीटों या जल के द्वारा होता है। गन्ना, गाजर, मक्का, बाजरा, अंगूर, नारियल इत्यादि में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रायः पर परागित फसलों में 5 से 10% तक स्वपरागण भी हो जाता है। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन, तो ये हम जानते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं पौधों के, उनका जो स्थानांतरण होता है, इसी को हम परागण कहते हैं। यानी पराग कणों का एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना और निषेचन की क्रिया का संपन्न होना। परागण के स्रोत के आधार पर जो है सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण, जिसको हम जीनोकैमी कहते हैं, दो तरह से होता है। तो स्वपरागण की बात करते हैं। इसमें जो है परागण में परागकण उसी पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं, यानी जिस पौधे का है उसी पर। तो इसको हम दो प्रकार से जानते हैं। एक स्वयुग्मन होता है ऑटोगैमी, जब पुष्प के परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये ऑटोगैमी कहलाता है। फिर सजात पुष्पी परागण, जिसको जियोटोनोगैमी कहते हैं, ये पुष्प के परागण उसी पादप से अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो इसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। अब चाहे ऑटोगैमी हो चाहे जियोटोनोगैमी हो, दोनों को सम्मिलित रूप से हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की घटना कहते हैं। स्वपरागण निम्न परिस्थितियों में होता है, जब पादप जो है यानी पौधा उभयलिंगी हो यानी हर्माफ्रोडाइट हो, तो उनमें स्वपरागण होता है। पादप के पुष्प में समकाल परिपक्वता या होमोगैनी पाई जाती हो, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जो है जो प्रजनन अंग हैं पुष्पों के, वो एक साथ जो है परिपक्व यानी मैच्योर होने चाहिए। कुछ पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, यानी कभी भी खिलते नहीं। ऐसे पुष्पों को अनुननीय पुष्प या क्लिस्टोगैमस कहते हैं। और क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं इनमें स्वपरागण होता है, जो हमने भी पहले देखा। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। वायोला, जिसको हम सामान्य पंछी कहते हैं। आगजेलिस तथा कोमोलिना, जिनको कनकौआ नाम से भी हम जानते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात अगर हम करें, तो जो परागकण परागकोश से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसे जीनोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, यानी मेल फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो। जब पुष्प में विषम काल परिपक्वता हो, जिसको डाइकोगैमी कहते हैं, यानी मेल फ्लावर जो है कभी अलग समय पर मैच्योर हो रहा और फीमेल फ्लावर जो है अलग समय पर मैच्योर हो रहा। पुष्प में स्वबद्धता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, अर्थात उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते हैं। स्त्री केसर पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, जिससे विषम वर्तिकात्व यानी हेट्रोस्टाइली कहते हैं। पुष्प उन्मिलन या चैज्मोगैमस फ्लावर होते हैं। तो इन सब कंडीशंस में जो है क्रॉस पॉलिनेशन की घटना होती है। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।